गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट नंबर 254 है और ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 254 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोच कर रखिएगा कि आंसर क्या हो सकता है उस प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्यूबरकुलोसिस डे यानी विश्व क्षय रोग दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो में से। हर साल 20 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम है प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम टीवी। कौन सा सही है इसमें? देखिए, हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, ना कि 20 मार्च को। गलत है पहला स्टेटमेंट। और इसकी थीम भी गलत ही लिखी है यहाँ पर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम टीवी नहीं है। यस वी कैन एंड टीवी है, तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। देखिए, टीबी रोग या क्षय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और उसका निराकरण करने के लिए सबसे अच्छे तरीके को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। भारत का उपलक्ष्य है वर्ष 2025 तक देश को टीबी से मुक्त बनाना। और वैश्विक परिदृश्य में देखें तो वैश्विक लक्ष्य है 2030 तक। और वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, यस वी कैन एंड टीबी यानी हाँ, हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों गलत हैं। 24 मार्च होना चाहिए और यस वी कैन एंड टीवी होना चाहिए, ना कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम टीवी। आर ओ की फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के संदर्भ में कौन सा इनमें से सही होगा? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। ये गलत है, मतलब करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। इस तरह के प्रश्नों में या तो मिनिस्ट्री जो है उसको चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर्यावरण होती तो गलत हो जाता पहला स्टेटमेंट। यहाँ 1993 की जगह कोई और डेट भी हो सकती थी। फिलहाल ये करेक्ट है दोनों के दोनों। सी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, इसकी स्थापना नवंबर 1993 में की गई थी। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। नंबर 3 पर आ जाइए। हिस्ट्री का प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई। ये अपने आप में प्रश्न है कि कब हुई, तो 31 अक्टूबर 1920 को हुई। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये एक प्रश्न है। कौन थे? लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई और लाला लाजपत राय इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष पूछ ले तो जोसेफ बैप्टिस्टा। नंबर 4 पर आ जाइए। वयस्कों में श्वेत रुधिर कणिकाओं और लाल रुधिर कणिकाओं या कोशिकाओं कह लो इनको, यानी WBC और RBC का अनुपात कितना होता है वयस्कों में? 1:1200, 1:1, 1:600, 1:500। ये रेशियो है 1:600। ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, वयस्कों में WBC और RBC का औसतन अनुपात है 1:600। वयस्क व्यक्तियों में WBC की सामान्य संख्या कितनी होती है? 4500 से, यानी 4500 से 11000 तक होती है। और वयस्क व्यक्ति में औसतन 5.5 लाख से 5.5 लाख जो है वो RBC होती है। ठीक है, 5 लाख से 5.5 लाख। ठीक है, 5 लाख से 5.5 ये होती है RBC। तो अनुपात कितना बना? 1:600। और लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC को जो है वो एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और इनका जीवन काल कितना होता है ये भी पूछ लेता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, कहीं कहीं 100 से 120 दिन भी लिखा रहता है, तो वो भी करेक्ट है।
एग्जैक्ट 120 लिखा हो तो 120 सही होगा। तारपीन का तेल प्राप्त किया था किससे? अशुद्ध पेट्रोलियम से, देवदार के वृक्ष से, ओक के वृक्ष से, चीड़ से। तारपीन का तेल प्राप्त किया था चीड़, ए है इसका आंसर। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आरओ में भी पूछा, यूपीपीसीएस में भी पूछा पहले। देखिए, तारपीन के तेल को लंबे पत्ते वाले चीड़ के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, और चीड़ के पेड़ों के तनों को छीलने पर निकलने वाले स्राव को रेजिन कहते हैं, जिससे इस तेल का निर्माण किया जाता है, तारपीन के तेल का। नाइट्रीकरण का अर्थ क्या होता है? वायुमंडल की ऑक्सीजन का स्थिर होना। अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, नाइट्रेट का आणविक ऑक्सीजन में विघटन, या नाइट्रेट का अमोनिया में विघटन। नाइट्रीकरण का अर्थ क्या है? नाइट्रीकरण का अर्थ है अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नाइट्रीकरण का अर्थ होता है अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, तो बी है इसका आंसर। नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी ने, किस राज्य पर आर्द्रभूमि की रामसर सूची में शामिल 2 आर्द्रभूमियों की रक्षा करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया है? असम के ऊपर, केरल के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर। केरल की 2 आर्द्रभूमियां हैं अष्टमुडी और बेम्बनाद, ठीक है। इन्हीं की रक्षा न कर पाने पर एनजीटी ने जुर्माना ठोका 10 करोड़ रुपए का। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केरल सरकार के ऊपर आर्द्रभूमि की रामसर सूची में शामिल 2 आर्द्रभूमि बेम्बनाद और अष्टमुडी झीलों की रक्षा करने में विफल रहने पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये जो आर्द्रभूमियां हैं वो फार्मास्यूटिकल्स अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट और बूचड़खाने के अपशिष्ट के जमाव के कारण प्रदूषित हो गई हैं। बेम्बनाद झील की बात करें तो केरल के सबसे बड़े आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र को वर्ष 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। और अष्टमुडी झील की बात करें तो अष्टमुडी झील कई पौधों और पक्षियों की प्रजातियों का आवास स्थल है, जिसे अगस्त 2002 में रामसर सूची में शामिल किया गया। तब से उस स्थल की सुरक्षा हेतु कम प्रयास किया गया, जहां पर वर्तमान में अपशिष्ट जमाव की समस्या बनी हुई है, ठीक है। और केरल सरकार के ऊपर लग गया 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 8 2 स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी की परिक्रमा समुद्र की धाराओं को प्रभावित नहीं करती। देखिए, एक तो पृथ्वी की खुद की गति है जिसको बोलते हैं घूर्णन गति, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ना पृथ्वी, और ऐसी घूमते 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 वो सूरज के चारों ओर भी घूम रही है। तो ये खुद की गति इसके कारण होते हैं दिन रात, इसको बोलते हैं घूर्णन गति। और ये घूमते घूमते पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर भी तो घूम रही है, इसके कारण होता है ऋतु परिवर्तन। ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो घूम रही है घूर्णन गति, ये समुद्र की धाराओं को प्रभावित करती है, और घूमते घूमते सूरज के चारों ओर घूमना ये समुद्र की धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। तो बिल्कुल ठीक है, परिक्रमा कर रही है सूर्य की तो यहाँ क्या नहीं करती है, तो ठीक है पहला स्टेटमेंट। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस प्रभाव पृथ्वी के घूमने का परिणाम है। ये पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है इसी से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, तो ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है, सी है इसका आंसर। देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा समुद्र की धाराओं को प्रभावित नहीं करती। कोरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल, हवाएं और सौर ऊर्जा द्वारा हीटिंग पृथ्वी पर समुद्र की धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूमने का एक परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से? गुजरात है, यानी बी है इसका आंसर। देखिए, लगभग 160 लाख टन उत्पादन के साथ जो भारत है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। और भारत के भीतर जाएं तो गुजरात प्रथम स्थान पर, राजस्थान दूसरे पर, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, तमिलनाडु चौथे पर। ये सबसे बड़े चार बड़े नमक उत्पादक राज्य भारत में, तो गुजरात वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कॉस्मेटिक्स माइक्रोवीड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है? ये जो कॉस्मेटिक माइक्रोवीड्स होते हैं, ये जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री होती है उससे निकलते हैं, और भी चीज़ों से निर्मुक्त होते हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है। पानी में चले जाते हैं, पेट के अंदर चले जाते हैं, फिर रोग उत्पन्न करते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं।
तो कॉस्मेटिक माइक्रोवीड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश नीदरलैंड। देखिए, सूक्ष्म मणिकाएं या माइक्रोवीड्स छोटे ठोस निर्मित प्लास्टिक के कण हैं जिनका आकार होता है 5 मिलीमीटर से छोटा और जल में ये निम्नीकृत या वियोजित नहीं होते, यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये। और वर्ष 2014 में कॉस्मेटिक माइक्रोवीड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला नीदरलैंड पहला देश बन गया। तो नीदरलैंड ने प्रतिबंध लगाया है। ये माइक्रोवीड्स वगैरह ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक होते हैं। माइक्रोवीड्स हो गया, माइक्रोप्लास्टिक हो गया। 11वां प्रश्न है ज्योग्राफी का। अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अरावली पृथ्वी पर सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। पृथ्वी पर या भारत में? देखिए, यह गुजरात से दिल्ली तक 800 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर गुरु शिखर है, या माउंट आबू की गुरु शिखर है। ये तो ठीक है, माउंट आबू की गुरु शिखर है। और अरावली पृथ्वी पर सबसे पुराना वलित पर्वत है, ये भी ठीक है। वो गुजरात से दिल्ली तक फैली है, राजस्थान और हरियाणा के माध्यम से 800 किलोमीटर। तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। ये तो डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली पृथ्वी पर सबसे पुराना वलित पर्वत है। वलित पर्वत होता है फोल्ड माउंटेन। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है 800 किलोमीटर के रेंज में। राजस्थान और हरियाणा के माध्यम से अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर है। ये शिखर भी पूछ लेते हैं, किस पर्वत का कौन सा शिखर, मैच वैच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सभी में कॉमन है, लेकिन कब? दिसंबर, जून, फरवरी, सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई थी और तब से प्रत्येक वर्ष अलग अलग देश विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी करते हैं। नंबर 13 पर आ जाइए। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसने जारी की है? इनमें से कौन जारी कर सकता है? किसकी संभावना है ज़्यादा है? विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र तथा डाउन टू अर्थ। ऑप्शन नंबर ए। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र तथा डाउन टू अर्थ यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डीटीई पत्रिका ने हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें जलवायु परिवर्तन, कृषि और उद्योग के साथ साथ जल, प्लास्टिक, वन एवं जैव विविधता सहित विभिन्न विषयों के आकलन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। रिपोर्ट का प्रकाशन वार्षिक तौर पर किया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित है। नंबर 14 पर अजय, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 1931, 1931 से 1941। भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी 1911 से 1921 के बीच में। बी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1901 से 1921 के दशक को भारत की जनसंख्या वृद्धि के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है, कि जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, स्थिर रही जो जनसंख्या रही, क्योंकि इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। यहाँ तक कि वर्ष 1911 से 1921, ये 10 वर्ष का समय देखें तो इस दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। तो बी सही है। 15 प्रश्न है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है भारत में? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर या उड़ीसा? कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सलाल हिमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक लिथियम के अनुमानित भंडार की खोज की। अनुमानित संसाधन से तात्पर्य उस खनिज संसाधन से है जिसकी गुणवत्ता, मात्रा और खनिज संरचना का केवल अस्थायी रूप से मूल्यांकन किया जाता है।
नंबर 16 पर आ जाइए। फरवरी 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं या सैटेलाइट या उपग्रह की संख्या सर्वाधिक है? शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। यानी सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर। जुपिटर के हैं सबसे ज़्यादा, 92 हो गए हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि शनि यानी सैटर्न के उपग्रह की सबसे अधिक संख्या यानी 83 है, जबकि बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या 80 थी उस समय। तो नवीनतम खोज से पता चला कि 12 और उपग्रह हैं बृहस्पति के, तो इसके साथ ही बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई, 92 हो गई। ठीक है, यानी सैटर्न से अधिक हो गई। वर्तमान में बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। पृथ्वी के कितने चंद्रमा है? पृथ्वी का तो एक ही चंद्रमा। चंद्रमा या सैटेलाइट या उपग्रह। ठीक है, जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, और जो उपग्रह हैं वो अपने ग्रहों की भी परिक्रमा कर रहे हैं और साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा कर रहे हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा। 17वां प्रश्न है, प्रायः समुद्र के वर्षावन को क्या उपनाम दिया जाता है? सदाबहार, दंतुरित तट। दंतुरित तट होते हैं कटे फटे तट। प्रवाल रोधिका, समुद्र तट। जैसे जंगल, ठीक है, यानी स्थल के वर्षावन वर्षावन क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदा हरित बोलेंगे उसको, सदाबहार बोलेंगे। वैसे समुद्र के वर्षावन को क्या उपनाम दिया जाएगा? समुद्र के वर्षावन है कोरल, प्रवाल, तो प्रवाल रोधिका बी। देखिए, प्रवाल रोधिकाएं जो हैं समुद्र के सबसे अमूल्य आवासों में से एक हैं, जिसके कारण उन्हें समुद्र के वर्षावन का उपनाम दिया गया है। वे एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र हैं जहां हजारों प्रजातियों को कुछ सबसे छोटे प्रवालों द्वारा समर्थित किया जाता है। भारत में प्रमुख रोधिकाएं संरचनाएं मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीपों तक सीमित हैं। वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो ग्रेट बैरियर रोधिकाएं विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिकाएं प्रणाली है, जो लगभग 3,44,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 2,300 किलोमीटर से अधिक तक फैले हैं, और 2,900 से अधिक व्यक्तिगत रोधिकाएं और 900 द्वीपों से बना है। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। ठीक है, उसमें भी उत्तर पूरब की तरफ। कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डिजिटल भुगतान उत्सव, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत की। यह एक व्यापक अभियान है जो कई महत्वपूर्ण पहलों के साथ साथ पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करता है। नंबर 19 पर आ जाइए। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ था सबसे पहले? भारत में, चीन में, संयुक्त अरब अमीरात या जापान? कागज का आविष्कार अब सबसे पहले हुआ चीन में, चाइना में। देखिए, कागज का आविष्कार सबसे पहले यानी लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में हुआ। लून नाम के व्यक्ति ने किया, और लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी कहाँ से आई? बगदाद से आई। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? जस्ता, लोहा, सीसा, तांबा। सबसे पहली सभ्यता जो कि है सैंडप सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोहे का तो ज्ञान था नहीं उनको, तो लोहा तो हो नहीं सकता। कांसे का ज्ञान था उनको, ठीक है, मतलब तांबे का ज्ञान था उनको। डी है, ताम्र सभ्यता थी ना वो, तो डी है इसका आंसर। कांसा तो मिलाया गया, बनाया गया मिलाकर इसमें अन्य धातुओं को। देखिए, मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु थी तांबा। बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गई, जैसे कि रांगा, जस्ता, सीसा, और इन्हें मिलाने पर जो मिश्र धातु बनी वो थी कांसा। तो डी करेक्ट है, तांबा आंसर हो जाएगा, कॉपर, डी, ताम्र सभ्यता। तो 20 प्रश्न थे। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर, बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।